हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस पे हम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स हम कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्या कह रहा था? उसमें जो वेरिएबल था एक्स, उसकी डिग्री, उसकी पावर जो थी वो हाईएस्ट पावर क्या थी? 2 थी। ठीक है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक एंड देन इक्वेशन, सो देयर विल बी एन इक्वल टू साइन, देयर विल बी एन एलएचएस, देयर विल बी एन आरएचएस। ठीक है, और क्वाड्रेटिक होगी यानी कि जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? 2 होगी। सो इट विल बी ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो अगर मैं ये इक्वल टू 0 हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा पी एक्स। ठीक है, और जब मैं इक्वल्स टू 0 लगा दूंगी तो ये क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें इक्वल का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। और क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो x की डिग्री है, जो वेरिएबल है हमारा, एक वेरिएबल है x, और उसकी जो डिग्री है मतलब हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है? 2। हाईएस्ट पावर 2 होने के लिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा। ठीक है, ए बी और सी ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। दीज आर द रियल नंबर्स। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जैसे हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी और फिर हमने उसके सॉल्यूशंस पढ़े थे। ठीक है, और फिर ठीक है ऐसे देखे थे। और पॉलिनोमियल्स में हमने क्या देखा था? जीरोस देखी थी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कैसे निकाल रहे थे हम? पी एक्स इज इक्वल्स टू 0 रख के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकाल सकते हैं। क्या हो सकती है? एटमोस्ट 2 हो सकती हैं। ये चीज हम पॉलिनोमियल वाले में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जब हमें पॉलिनोमियल दिया होता है तो जब हम x निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन वहीं ये पॉलिनोमियल को जब हम 0 के इक्वल रखते हैं तो ये क्या बन जाती है? एक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन बन जाती है, और इस इक्वेशन में जो x रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, जो रियल नंबर आएंगे, जो इस पॉलिनोमियल को 0 वैल्यू दे रहे हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? वो रियल नंबर, वो रियल नंबर जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कि यहां पर x की जगह जो वैल्यू रखने पर, और वो वैल्यू कहां से? हम रियल नंबर से बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। उन सारे वैल्यूज को, उन सारे नंबर्स को, ठीक है, उन सारी x की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करना चाहें, सो दीज आर द दोज वैल्यूज ऑफ x। कहां से ले रहे हैं हम x की वैल्यू? रियल नंबर से, सच दैट this equation, the quadratic equation is satisfied। ठीक है, अब जैसे हमने लीनियर सिस्टम्स में, लीनियर इक्वेशंस में देखा कि उसकी जीरो, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और फिर हमने मेथड्स देखे थे कि ये सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ये एक्स ढूंढेंगे कैसे हम। ठीक है, एक तो तरीका है जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में किया था कि आप ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, जहां पर आप एक की एक्स एक्सिस कट होगी वो पॉइंट्स जीरोस बन जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास 2 रूट्स आ जाएं रियल में, और हो सकता है कि आपके पास एक भी रियल रूट ना आए। ठीक है, अच्छा रियल नहीं होगा तो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, वो आप आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है,
अच्छा, एक तो ग्राफिकल तरीका हो गया कि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे उस फंक्शन का और आप देखेंगे कि वो कहाँ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो इसके रूट्स बन जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आते हैं एल्जेब्राइक तरीके। ठीक है, उसमें हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल की जीरो होता है तो एक्स माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर बनता है। किसका? इस पी एक्स का फैक्टर बनता है। ठीक है, यहां पर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो अगर मैं इक्वल्स टू जीरो हटा दूं तो ये पॉलिनोमियल बनेगा। तो इसकी जो जीरोज होंगी, मान लेते हैं इसकी जीरो अल्फा है, तो एक्स माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर बनेगा। तो बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि आपको इस क्वाड्रेटिक की जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसको ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि उनके प्रोडक्ट में आप इसको लिख पाए और फिर इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो रखेंगे। अब ये भी एक रियल नंबर होगा जब हम एक्स की कोई वैल्यू देंगे और ये भी एक रियल नंबर होगा जब हम एक्स की कोई वैल्यू देंगे। ठीक है ना, एक्स की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रखोगे, अल्फा और बीटा एक रियल नंबर है तो क्या देंगे? रियल नंबर देंगे। और दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब या तो एक्स माइनस अल्फा जीरो है या एक्स माइनस बीटा जीरो है। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा और एक्स इज इक्वल्स टू बीटा, दो चॉइसेस आ गई हमारे पास कि x या तो अल्फा हो सकता है या x बीटा हो सकता है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या करना है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। पहले तो आप इक्वल टू जीरो कर लीजिए, अगर कांस्टेंट टर्म आपकी राइट हैंड साइड है तो उसको यहां पर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये बना, इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स में तोड़ना है। अब हो सकता है कई केसेस में आपको फैक्टर नहीं बना पाएंगे, ठीक है, कई केसेस में आप बना पाओगे। ठीक है, तो फैक्टर में तोड़ना है, लीनियर फैक्टर्स में, और फिर हमें इंडिविजुअल फैक्टर को जीरो के इक्वल रख के एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी कि किन किन एक्स की वैल्यूज के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे? ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, अगर हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस 40, ठीक है, तो क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो ये जो 14 दिख रहा है इसके फैक्टर बनाइए 2 और 7। ठीक है, 2 इंटू 7 करेंगे तो 14 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए -14। क्या चाहिए? -14। क्या चाहिए होता है फैक्टर बनाते वक्त? जो आप फैक्टर बनाओगे ना उनका प्रोडक्ट, ये मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 होता तो आपका जो प्रोडक्ट है वो 14 टू ज़ा 28 के बराबर आना चाहिए। जो आप फैक्टर्स बनाओगे, कोएफिशिएंट जो रखोगे आप, समझ आई बात? -28 आना चाहिए। ये चीज हमने कहाँ देखी थी? पॉलिनोमियल से इसको रिलेट करके समझोगे तो आपको आसानी से समझ आएगा। कहाँ देखी थी? पॉलिनोमियल्स में देखी थी। वहां हमें पता चला था कि जो कोफिशिएंट है उनको हम कैसे रिलेट करते हैं जीरोस से। तो जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और जीरोस का जो सम होता है वो हमारा माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। वहीं से हम ये फैक्टराइजेशन की इंट्यूशन लेकर आए हैं। ठीक है ना,
कि आप कैसे एक चीज को देखकर, एक इक्वेशन को देखकर फैक्टराइज करोगे उसको। तो यहाँ पर आया हमारा 2 और 7। ठीक है, अब मुझे एक के आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे -14 चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बनता है। तो अब हम इसको देखेंगे। मुझे क्या चाहिए, -5 चाहिए। अब 7 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। 7 - 2 5 आ जाएगा। लेकिन वो अगर 7 पॉजिटिव रखा और 2 के आगे माइनस लगाया तो +5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चाहिए -5, तो मुझे -7 करना पड़ेगा और +2 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, x² - 7x + 2x - 14। तो बेसिकली हमें फैक्टराइज कौन सी वाली टर्म को करना है, जो x है उसको फैक्टराइज करना है। मतलब कि मुझे -5x को एज सम ऑफ 2 लिखना है। -5x को एज सम ऑफ 2 लिखना है। एक टर्म, दूसरी टर्म। तो अब देखो, -7x + 2x क्या आएगा, -5x आ जाएगा। और -14, सॉरी, -7x इंटू 2x, -7x इंटू 2x क्या आ जाएगा, -14x²। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -14x²। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कैसे करेंगे, इसके इक्वल में 0 ये चल रहा है हमारा। अब क्या करोगे आप, यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहां अंदर बच गया x - 7, प्लस यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां बच गया x - 7। अब देखो, आप अपनी फैक्टराइजेशन चेक भी कर सकते हो। अगर कहीं पर माइनस प्लस में आपको दिक्कत आएगी, मतलब गलती होगी अगर आपकी कहीं, तो आपकी यहाँ पर सेम फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है ना, चेक भी कर सकते हो आप हर एक स्टेप पे ये चीज। ठीक है, तो ये फैक्टर हमारा सेम आना चाहिए, तभी आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है। अब x - 7 हम कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो यहां बच जाएगा x + 2 = 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई 7, या फिर x की वैल्यू हो सकती है -2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आए हमारे पास, एक x = 7 और x = -2। ये x = 7 इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और बोले कि वेरीफाई कीजिए कि x = 7 इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो कैसे वेरीफाई करेंगे, हम x की जगह 7 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। तो रख के देखते हैं। अगर मैं x = 7 यहाँ रखूंगी तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर -5 × 7 - 14। ये हो जाएगा 49 - 35 - 14। 5 और 4 9, 3 और 1 4, सो 49 - 49। ठीक है, क्या आ जाएगा 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। तो फैक्टराइजेशन आपको ऐसे करनी है। अब कई बार क्या हो सकता है कि यहाँ पर तो हमें रियल नंबर्स मतलब इंटीजर्स दिख रहे थे बेसिकली, कई बार आपके इरेशनल नंबर्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर आपको फैक्टराइजेशन करनी है। तो आपको जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जैसे 14 का प्राइम फैक्टर हमारे पास आया था 2 × 7, उनको देखो, अगर 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 × √2 लिख सकती हूँ, और 7 को क्या लिख सकती हूँ, √7 × √7 लिख सकती हूँ। तो कई बार आपको ऐसे भी ब्रेक डाउन करना पड़ जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ इरेशनल टर्म दे देता, जैसे एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो ये देखिए यहाँ पर जो ये इक्वेशन है इसमें इरेशनल भी इंक्लूड हो गया। चलो अब इसकी फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 3x² + 5 √5x - 10 = 0। अच्छा, मुझे फैक्टराइज तो इसको करना है, इसको सम ऑफ 2 लिखना है।
लेकिन जो आएंगे उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए वो बताओ। -10 इंटू 3x² यानी -30x² होना चाहिए। मुझे -30 चाहिए, तो क्या होता है भाई, 5 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे सम क्या चाहिए, 5√5 चाहिए। अच्छा, तो √5 है ना, तो मुझे 5 को तो तोड़ना पड़ेगा। एक हो जाएगा √5 और एक हो जाएगा √5, क्योंकि √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। तो अब हमारे पास ये फैक्टराइजेशन बन गई। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एक मैं ले लेती हूँ 6√5। 6, ये 6 हो गया, ये √5 हो गया, तो क्या बच गया, √5 बच गया। ठीक है, तो 6√5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 यानी कि 30 बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट तो आ गया, क्लियर है। अब देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए, यहां पर प्लस चाहिए और प्रोडक्ट में माइनस चाहिए, तो मुझे एक के आगे माइनस तो लगाना पड़ेगा। -30 चाहिए था ना मुझे, तो या तो इसके आगे माइनस लगाऊं या इसके आगे माइनस लगाऊं। अब ये कैसे मैं डिसाइड करूंगी, यहां से, यहां पर मेरे पास क्या है, प्लस का साइन, तो जो इन दोनों में से बड़ा है वो मुझे प्लस का चाहिए, तभी आंसर जो है वो प्लस का आएगा। क्योंकि जब आप प्लस माइनस करते हो तो साइन किस हिसाब से डिसाइड करते हो रिजल्टेंट का, आंसर का, जो बड़ा होता है। ठीक है, तो 6√5 बड़ा होगा, तो मुझे ये प्लस का करना पड़ेगा और ये माइनस का करना पड़ेगा। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, 6√5x -√5x -10, और यहाँ पर 3x² प्लस 6√x आज, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। देखो यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 3 कॉमन लिया जा सकता है, x कॉमन लिया जा सकता है। ये बन गया x प्लस 2√5। ठीक है, यहां से मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, और 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √5 इंटू √5 लिख सकती हूँ। तो ये बन गया 2 इंटू √5 इंटू √5। तो मैं इन दोनों में से √5 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, और मैंने माइनस का √5 कॉमन लिया है, तो ये प्लस का बचेगा x, और यहां पर भी प्लस का बचेगा। क्या बचेगा, देखो √5 तो कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 2√5 बच गया। ठीक है, समझ पा रहे हो आप ये चीज, कि जब इरेशनल नंबर आ जाता है तो हमें थोड़ा और, जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें थोड़ा और हमें प्राइम फैक्टर को रूट्स की टर्म्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला फैक्टर सेम आया ना हमारा, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं और एक बन जाएगा। तो इसमें, इस पूरी टर्म में से ये कॉमन लिया तो क्या बच गया, 3x, इसमें से ये कॉमन लिया तो क्या बच गया, माइनस का √5 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -2√5, या फिर x क्या हो सकता है, √5/3। ठीक है, अब ये दोनों इसके रूट्स हैं, ये हम इसको इसमें सेटिस्फाई करके दिखा सकते हैं कि x की वैल्यू अगर -2√5 मैं इस इक्वेशन में रखूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल मिलनी चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं रूट वाला, ताकि इजी रहे, मतलब समझ आ जाए अच्छे से आपको। ये वाला करते हैं, इसमें √7x² -6x -13√7 है, तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, -13 इंटू 7x², यही आएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे, यहां पर क्या चाहिए, -6 चाहिए, मतलब उनका सम। ठीक है, जो टर्म्स हम -6x को ब्रेक डाउन करेंगे, तो इसका और इसका जो सम है वो -6x आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, -13x ये वाला और +7x
13 में से 7 गए, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस होगा। 13 में से 7 गए तो 6 आया, और साइन कौन से वाला लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, तो 13x का साइन लगेगा, तो -6 आ गया, -6x आ गया। क्लियर है, ये चीज समझ आई? ठीक है। तो जो आप फैक्टर बनाओगे ना, उनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट को और जो हमारा x² वाली टर्म है उसका प्रोडक्ट करके आनी चाहिए, और उसका सम जो है वो हमारी x वाली टर्म आनी चाहिए, x। ठीक है। तो ये क्या बन गए हमारे फैक्टर्स, -13x और +7x। ठीक है। अब यहां से क्या मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ, हाँ x कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ बच गया √7x - 13। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, देखो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √7 इंटू √7, तो इन दोनों में से मैं √7 कॉमन ले सकती हूँ। इसके पास क्या बचेगा, 7 को √7 से डिवाइड करूंगी तो √7 बचेगा, -13 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर सेम आ गया। तो √7x - 13 इंटू x प्लस √7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब हम इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 13/√7, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -√7। ठीक है। ये हमारी फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। अच्छा, इसमें इसमें क्या कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा x², और फिर हम जो न्यूमरेटर है उसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, ये एक साथ करते हैं हम क्वेश्चंस। अभी हम नेक्स्ट मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप फैक्टराइजेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बेसिकली आपको जो स्क्वायर है वो कंप्लीट करना है। इसका क्या मतलब है, आपको कुछ ऐसी दे रखी होगी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो इसका मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, उस पर बात करेंगे, पर करना क्या है। देखो x+1 का अगर मुझे होल स्क्वायर दे तो इसका क्या बनेगा, x² + 1 + 2x बन जाएगा। ठीक है। x+2 का होल स्क्वायर दे तो ये बन जाएगा x² + 4 + 4x। ठीक है। तो मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, उसको मुझे इस टाइप का बनाना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है, कि वो किसी का स्क्वायर बन जाए, किसी टर्म का स्क्वायर बन जाए। क्योंकि स्क्वायर बनने के बाद क्या फायदा हो रहा है, देखो अगर इससे मैं इसे किसी स्क्वायर, किसी टर्म का स्क्वायर बना पाई, मतलब मान लेते हैं x - d का स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 0, तो किसी टर्म का स्क्वायर 0 है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर 0, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ रियल्स की ही बात कर रहे हैं इसलिए मैं रियल बोल रही हूँ। तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर 0 है तो रियल नंबर खुद भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली हम बता पाएंगे कि वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी हो जाएगी, और ये रिपीटेड रूट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 बार रूट होगा डी। इसके डेरिवेटिव का भी रूट यही होगा। और हम कैसे बात हाँ रिपीटेड रूट होगा, डी 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 कॉमा डी रिप्रेजेंट करेंगे इसके रूट्स को हम। अच्छा, समझ आया करना क्या, एम क्या है, कि इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है, इस टाइप का बनाना है। अच्छा, प्रोसीजर क्या है, करेंगे कैसे ये काम हम। तो सबसे पहले ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 टाइप का है मेरे पास। हम x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेंगे। तो 1 बनाने के लिए मुझे x² के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कि कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1। आसानी होगी, ना बनाए तो भी कर सकते हैं,
वो भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, और 1 बनाने के लिए हम यूज क्या करेंगे, डिवीजन। ए से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर डिवाइड हम हमेशा नॉन जीरो रियल नंबर से कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कैसे ये कंफर्मेशन मिल रही है कि ए हमेशा नॉन जीरो ही होगा, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक हम तभी बोलेंगे तब वहां पर जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, यानी कि ए नॉन जीरो होगा। डेफिनेशन में ही बताया था मैंने कि ए नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो इसको डिवाइड करेंगे बाय ए। तो क्या बन गया मेरे पास अब, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, जो एक्स का कोएफिशिएंट है इससे कंपेयर करके चलो, देखो यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का 1 बना लिया हमने। यहां पर जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसका हाफ क्या बनेगा, 2 का हाफ 1। 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 2a इंटू बी टर्म आती है, राइट। तो एक तो स्क्वायर ये बन गया। अब मुझे कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है कि वो कांस्टेंट टर्म क्या बनाऊं मैं ये बनाने के लिए। ठीक है, तो वो ये x के कोएफिशिएंट से डिसाइड होगा कि यहाँ पर क्या आया होगा, 2a भी आया होगा ना। a तो मुझे पता है x है, तो 2b वैल्यू है ना ये, तो b की वैल्यू पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो b बाय a को 2 से डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो टर्म है ये हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों चीज इकट्ठी, ताकि इक्वेशन में बदलाव ना आए। अगर सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैंने x ही ऐड किया और x ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बेसिकली मैंने 0 ऐड किया ना, चेंज नहीं होगा इक्वेशन में। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बन गई इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये बन गया मेरे पास। अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीनों टर्म मिलके क्या बन जाएगा, x माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। और ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, प्लस c बाय a माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस बी बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। अंडर रूट हम इस तरफ ले जाते हैं, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाय 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में पहले तो ये रूट अलग अलग कर देते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, और नीचे भी रूट अलग हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसको अलग करेंगे तो ये बन जाएगा b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये भी बाहर क्या आ जाएगा 2a, तो एलसीएम 2a, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है ये मेथड।
क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 किया, देन उसके बाद जो एक्स का कोएफिशिएंट आया उसका हाफ करेंगे पहले, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी वाला और बोल रही हूं मैं। ठीक है, उसके बाद हमें इसका एक्सपेंशन दिख जाएगा उसमें, और ये जो बची हुई ये कांस्टेंट टर्म्स होंगी, उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब रूट की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस में रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस माइनस होगा, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ और कर दी हमने कि यहाँ पर अगर a प्लस बी है तो 2ab टर्म आती है, और a माइनस बी है तो माइनस 2ab टर्म आती है, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, राइट। माई मिस्टेक, तो यहाँ पर प्लस है तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और ये जो फॉर्मूला आया है x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर यहां पर हमने नाम दिया है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम बोलते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, और जब हमने ये पूरा किया तो हम क्या करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, जो हमने पहले फैक्टराइजेशन से किए थे उन्हीं को अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। हमें दिया है 3x² प्लस 5 रूट 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। हम क्या लगा रहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, तो मुझे 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय 3 हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5 रूट 5 बाई 3x माइनस 10 बाई 3 इक्वल्स टू 0। देन x का जो कोएफिशिएंट है यानी कि 5 रूट 5 बाई 3, इसका हाफ, तो 5 रूट 5 बाई 3 का हाफ, तो क्या बन जाएगा ये 5 रूट 5 बाई 6। इसका स्क्वायर हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 5 5 जा 25, 5 जा 125 बाय 6 6 जा 36। ठीक है, तो x² प्लस 5 रूट 5 बाय 3x माइनस 10 बाय 3 प्लस 125 बाय 36 माइनस 125 बाय 36 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या करना है, दिस टर्म एंड दिस टर्म, यहां पर x के साथ यहां पर क्या है, प्लस का, तो x प्लस आएगा, और किसका स्क्वायर ऐड किया था, इसका स्क्वायर ऐड किया था, तो यही वाली टर्म। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। करके देखो, x का स्क्वायर आएगा, फिर b का स्क्वायर क्या बनेगा, 5 5 से 25, 5 से 125 बाय 36, ये टर्म आ गई। देन 2 इंटू x इंटू 5 रूट 5 बाय 6, तो क्या बन जाएगा, 5 रूट 5 बाय 3x बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बच क्या गया हमारे पास, एक ये टर्म बच गई है, माइनस 10 बाय 3
और माइनस 125/36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 36, तो 312 120 माइनस माइनस 125 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 245, राइट। 245/36 का रूट, 36 का रूट तो मुझे पता है कि 6 होता है। 245 का रूट, 245 को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 4 20, 5 9 45 यानी 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 हो जाएगा, तो 7√5 बन जाएगा। ठीक है ना, ओके। हाँ, ये हमारी बन गई राइट हैंड साइड। अच्छे से लिखते हैं एक बार। तो ये बन गया हमारा x + 5√5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम राइट हैंड साइड ले गए तो ये बन गया 245/36। अब हमारे पास बन गया x + 5√5 स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका रूट, इसका रूट अभी अभी हमने निकाले तो 7√5 आया था, 7√5/6 प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5√5/6 प्लस माइनस 7√5/6। ठीक है, तो क्या बन गई, एक बार प्लस वैल्यू रखिए, एक बार माइनस वैल्यू रखिए। तो x की वैल्यू जब हम प्लस रखेंगे तो ये आ जाएगा -5√5/6 प्लस 7√5/6, तो ये क्या बन गया 2√5/6, 2√5/6। और जब हम माइनस रखेंगे तो ये बनेगा x इक्वल्स टू -5√5/6 माइनस 7√5/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12√5 और ये हो जाएगा -12√5/6। तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया -2√5। चेक कीजिएगा, हमने जब फैक्टराइजेशन की थी तो भी हमारी यही रूट आए थे। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ऐसे हम अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेसिक का। ठीक है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है x², जो हमने पहले एग्जाम्पल किया था उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -5x - 14। ठीक है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो डिवीजन की हमें जरूरत नहीं है। x का जो कोफिशिएंट है 5 है, उसका हाफ यानी 5/2 का स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर यानी कि 25/4 मुझे ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मुझे मिलेगा x² - 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर ऐड किया मैंने, 5/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है उसके आगे साइन क्या है, माइनस का, तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है ना, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो -2ab आता है, उससे हम इसको रिलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा x - 5/2 का होल स्क्वायर, देखो खोल के, a² यानी x² प्लस b² यानी 25/4। ठीक है, एंड -2x इंटू 5/2, तो ये आ गया 5x माइनस का। ठीक है, अब हमें बचा क्या, ये वाले ये दो टर्म्स बच गई हैं, इनको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये बचेगा 25/4 प्लस 14, तो यहाँ आ गया 14 4 56,
56 प्लस 25 81/4 x-5/2 का होल स्क्वायर इसके बराबर आ गया। अब स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई x-5/2 और राइट हैंड साइड बन गई +-81 का रूट 9 होता है, 4 का 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/2 +-9/2। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 +9/2 यानी कि 9 and 5 14/2 यानी कि 7। एक हमारे पास आ जाएगी 5/2 -9/2, ये आ गया 9 -9 + 5 तो -4 -4/2 यानी कि -2। ठीक है, पहले भी यही आई थी, समझ आई बात। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। अब इसी में यदि हम जो हमारा फॉर्मूला निकला था डायरेक्ट उसका यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या है, एक बार हम अच्छे से लिख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या बनती है -b ±√b² - 4ac/2a। ये फॉर्मूला है। प्लस और माइनस, एक बार प्लस रख के एक रूट मिलेगा, माइनस रख के दूसरा रूट मिलेगा, तो यहां से आप दोनों रूट निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर सिंपली b जो है वो x का कोएफिशिएंट है, a हमारा x² का कोएफिशिएंट है और c हमारी कांस्टेंट टर्म है। तो आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a b c आइडेंटिफाई कर लेना और यहाँ पर वैल्यू रख के आपके पास डायरेक्ट रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें जो ये वाली टर्म है b² - 4ac, इसको हम नाम देते हैं, इसका नाम क्या है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं d से। तो कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी पूछ लेते हैं। तो आपको क्या निकालना है बेसिकली b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। अच्छा, ये हम स्टैंडर्ड लेकर ही चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 और इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो a b c क्या है उसमें कंफ्यूज मत होना। अब इन डिस्क्रिमिनेंट के बेस पर, ये जो डिस्क्रिमिनेंट टर्म d हमने डिफाइन की, इसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो रूट्स निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स बोले तो यहाँ पर हम बात करें इमेजिनरी होंगे, मतलब जिनको हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे अपने XY प्लेन पे अभी फिलहाल। ठीक है, तो D की हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि जो रूट्स होंगे वो रियल डिस्टिंक्ट होंगे, रियल आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। कैसे पता पाएंगे? अब देखो, आप जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते तो आप हमेशा पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट करते हो। ठीक है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाती है तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, एक इमेजिनरी नंबर आता है। ठीक है, √-1 को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी हमारी b² - 4ac, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है b² - 4ac का रूट निकालना है, तो अगर b² - 4ac की वैल्यू <0 हुई, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो हमारी रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू होगी, तो हम उसका रूट तो निकाल नहीं पाएंगे, रियल रूट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस केस में हमारे पास जो जीरोस आती हैं वो कैसी आती हैं, इमेजिनरी आती है। ठीक है, और क्योंकि हम जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चल रहे हैं उसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर हैं,
तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल नंबर से आ रही है, हमारी जो कोएफिशिएंट्स हैं। तो जो ये रूट्स होंगे ये पेयर में होते हैं, ठीक है, जैसे 2 ± 3i टाइप के पेयर में आते हैं, ठीक है। बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ दीजिए। इमेजिनरी होंगे, समझ आया, उनको हम रियल एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर पाए। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव है मतलब हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा तो हमारे पास दो रूट आएंगे, और दोनों बी तो रियल नंबर है, यहाँ पर भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो स्क्वायर रूट हम रियल नंबर निकालेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, रियल नंबर बनेगा, और दो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, ठीक है। अब अगर b² - 4ac 0 के बराबर हो गया तो देखो रूट के अंदर वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, तो रूट निकालोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या बनेगी, -b/2a बनेगी। तो इस केस में हमारी जो रूट बनेगा वो बनेगा -b/2a, और ये इकलौता रूट होगा इसके पास। इसके पास रियल रूट तो है क्योंकि b भी एक रियल नंबर है और a भी एक रियल नंबर है, बट डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये d की वैल्यू के बेस पर हम बता सकते हैं नेचर ऑफ रूट, कि जो रूट आएंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है, समझ आया। अब अप्लाई करके देखते हैं किसी पे। सेकंड वाली इक्वेशन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, √7, b की वैल्यू क्या है, -6, c की वैल्यू क्या है, -13√7, ठीक है। d क्या होता है, b² - 4ac, तो b का स्क्वायर किया तो 36 आ गया, -4 टाइम्स a यानी कि √7 इंटू c यानी कि -13√7, ये हो गया 36, माइनस और ये माइनस करके प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 13 यानी कि 52 हो जाएगा, और √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 आया, प्लस 7 2 14, 1 7 5 35 और 1 36, तो ये बन गया हमारे पास 400, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो जब d पॉजिटिव आ रहा है, d जब पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। इसके रूट हमने निकाले थे फैक्टराइजेशन वाली प्रोसेस में, क्या आए थे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे, है ना। और अगर यहीं पर इमेजिनरी आ जाता, मतलब d अगर हमारा लेस देन 0 हो जाता, तो आप उस इक्वेशन के रूट नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपको सबसे पहले कोई इक्वेशन दी है और अगर आपको नहीं बोला है कि फैक्टराइज कीजिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए, या वो कंफर्म नहीं कर रहा है कि उसके पास रूट्स हैं या नहीं, तो आप सबसे पहले नेचर ही चेक करोगे कि उसका डी क्या आ रहा है। अगर डी नेगेटिव आया तो उसके रूट्स ही नहीं मिलेंगे, आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, ठीक है। ओके, सो हमारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंप्लीट दीज क्वेश्चंस, ठीक है। गुड बाय।